हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले जो हमारे 9 लेक्चर आए हैं उसके अंदर हमने अक्षीय, निरक्षीय, आवेश इन सब के बारे में बहुत अच्छे डीपली तरीके से पढ़ा। और जो आज के हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं वो मैंने बताया आपको स्लाइड से पता चल जाता है। क्या होने वाला है? क्षेत्रफल सदिश, घनकोण और वैद्युत फ्लक्स। आज इन तीनों के बारे में इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। और कल को जो लेक्चर आएगा आपका, जो लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, लेक्चर नंबर 11, उसके अंदर हम कोश की प्रमेय का बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल करेंगे। तो टाइम को खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। पहले पढ़ते हैं इसके अंदर हम क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा है आपके सामने। इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। इसके अंदर क्या है, किसी समतलीय क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। ये तो आपकी क्या है, लैंग्वेज है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये समझिएगा, ये हमारी बुक है, ये हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई। अगर लंबाई की गुणा चौड़ाई से करते हैं तो क्या निकल आता है हमारा क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल की में क्षेत्रफल साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। और उसी तरह क्या कहता है, क्षेत्रफल वेक्टर और दिशा कितनी होती है, अभिलंब की दिशा में होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो समझिए, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसके अभिलंब, इसका अभिलंब कैसे होगा हमारा, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमारा होगा अभिलंब। तो ये जो अभिलंब है ये क्या हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है, ये क्षेत्रफल सदिश है। देखो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। जब इसका क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे हम, इसका सेंटर हो गया, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा अभिलंब इसके कैसे होगा, लंबवत होगा। देखो लैंग्वेज से ही पता चलता हमें, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। तो क्षेत्रफल तो ये हो गया। अब इसका जो अभिलंब होगा कैसे होगा, इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा। जैसे मैंने बताया, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, इसके लंबवत है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसका अभिलंब होगा। तो यहां पे देखो इसका अभिलंब कैसा होगा, ये क्या होगा, इसका अभिलंब होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। मान लो इसकी दिशा कितनी है, एन के, और क्षेत्रफल क्या हमारा, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना है, ए फॉर एरिया। एरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ये हो गया इसका एरिया, और इस पे दिशा क्या हो गई, एन कैप। अगर मैं क्षेत्रफल वेक्टर लिखूंगा, क्षेत्रफल वेक्टर लिखूंगा मैं इसका, ये क्षेत्रफल सदिश लिखूंगा, तो वेक्टर ए बराबर परिमाण क्या है इसका, ए, और साथ में क्या लेनी पड़ेगी मुझे, इसकी दिशा लेनी पड़ेगी। दिशा क्या है, एन के। देखो जो हमारे वेक्टर होते हैं, वेक्टर मतलब यानी हम क्या, सदिश जो होते हैं हमारे, तो सदिश में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। ये हमने 9th क्लास 10th क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो वही तो है। तो इसका क्षेत्रफल लिखूंगा मैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा वेक्टर ए बराबर एन कैप, कैप होती है दिशा दर्शाने के लिए, और ए। ये था हमारा क्षेत्रफल सदिश। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं इसके अंदर। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपना तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, घनकोण।
तो घनकोण समझ लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स में कभी कभी मालूम थ्योरी कर दी जाती है। फिलहाल समझना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। नंबरों पर नहीं जाना, हमें सिर्फ क्या है अपनी स्टडी पढ़नी है, क्योंकि हमें जब गॉस की पीरियड पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बहुत काम आने वाला है, और आगे भी जो लेक्चर होने वाले हैं उनमें घनकोण बहुत ही काम आने वाला है। तो फिलहाल समझिए, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर कोण आंतरित करता है। जो कोण यहाँ पे लिखना है, केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर के केंद्र पर, फिर से समझो, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं, और इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक लेता हूं मैं, इसका मात्रक यही लिख देता हूं मैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब समझो क्या होता है हमारा घनकोण। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर घनकोण क्या होता है? जब मैं इस पेपर समझा दूंगा आपको, फिलहाल है समझिए, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, इसका केंद्र है। देखो ये कोण जो है सभी ने देखी होगी, तो इस कोण पर यहां जो कोण आंतरित होगा, इस कोण के अंदर जो कोण आंतरित होगा उसे कहते हैं हम घनकोण। इस कोण के जो अंदर कोण, फिर से समझो, ऐसी कोण सभी ने देखी होगी, क्षेत्रफल के केंद्र पर जो कोण के अंदर कोण, जो अंदर कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम? घनकोण कहते हैं। समझो, मान लो ये त्रिज्या कितनी है? r, और ये जो क्षेत्रफल है ये है dA, ये लघु क्षेत्रफल है dA, और ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल इसका पूरा क्या है? a। छोटे से ले लिया हमने dA, और जो इसके अंदर कोण आंतरित होता है, इस कोण के अंदर जो कोण आंतरित है उसे कहेंगे ओमेगा, और यही क्या हमारा घनकोण है। इस कोण से समझो, ये कोण ऐसे रखी हुई है, ठीक, तो ये वाली जो दूरी है ये क्या है आपकी? r है। जो इसके अंदर कोण बन रहा है वो कौन सा आपका घनकोण है, और ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या आपका? d ओमेगा। तो घनकोण क्या होता है? घनकोण का फॉर्मूला होता है घन कोण बराबर क्या होता है? dA अपॉन r स्क्वायर। ये कह सकते हैं घनकोण ओमेगा, ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हमारा घनकोण के लिए फॉर्मूला है जो हमें आगे काम में आने वाला है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स, जो आज का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। सभी की थ्योरी मैंने पहले ही ले ली है, इतना बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मोटी मोटी बात याद रखें आप। वैद्युत, देखो जिसे लैंग्वेज लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हो। आपको आगे लेक्चर में पढ़ने मिलेगा जब आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ, चुंबकीय फ्लक्स। मैं यही क्लियर कर देता हूं आपको, चुंबकीय फ्लक्स, और ये आपका है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स आपको आगे में पढ़ने मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स। तो दोनों में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या है वही समझिए। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे वेक्टर बी से, सॉरी 5 लगाएंगे,
क्या लगा रहे हैं, फाइव बी, उसे करते हैं फाइव ई, वेक्टर हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसे फाइव ई से करते हैं, इसको फाइव बी से करते हैं। तो फिलहाल बात जो कर रहे हैं, बात कर रहा है हमने वैद्युत फ्लक्स की। मैं चुंबकीय फ्लक्स क्यों बताया, क्योंकि बच्चों को जाता है चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स दोनों इसमें मिक्सअप कर देते हैं। तो वैद्युत बलरेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स। फिलहाल यहाँ बात स्टडी कर रहा है वैद्युत फ्लक्स की। तो लेकिन मैंने आपको दे रखी है इसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाइव ई से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसके अंदर केवल क्या होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। कैसी राशि है, अदिश राशि है। सॉरी सच बोल रहा हूं, कैसी राशि है, अदिश। सदिश बोला था ना मैंने, कैसी राशि, अदिश। अदिश का मतलब केवल परिमाण होगा इसके अंदर, दिशा होने वाली नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स फाइव ई बराबर, इस संपूर्ण प्रश्न देने वाला मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आपको, संपूर्ण के लिए लिखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला होता है फाइव ई बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए। क्या होता है, वेक्टर इंटू डी वेक्टर ए। और देखो हमारे वेक्टर के अंदर में एक नियम होता है, जैसे आपको देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है ए बी कोस थीटा। और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा हुआ है तो होता है ए बी साइन थीटा। ये 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट के बाद चले तो वेक्टर ए इंटू डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो वो ऐसे लिखा हुआ है हमारा वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए। तो ए की जगह ई है, बी की जगह डी ए है, तो इसको लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। हम इसको लिखते हैं ई डी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा, फाइव ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डी ए कोस थीटा। और मैंने आपको बता रखा है इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ कॉन्स्टेंट जो होती है वो अंदर रहती है, बाकी सब चीज बाहर आती है। मोटी मोटी बात याद रखें, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके समझ में आसानी से आता है, लेकिन बायो वाले जो बच्चे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ पाती। तो वो इतनी बात याद रखें कि डी वाला पोर्शन अंदर रहता है, बाकी सब क्या आता है, बाहर आ जाता है। फिर वो इतनी बात याद रखें। तो क्या हो जाएगा, फाइव ई बराबर, तुम्हारे इतने से काम चल जाएगा, तो ई और कोस थीटा तो आ गया बाहर, ये हो जाए इंटीग्रेशन ए डी ए, इंटीग्रेशन ए डी ए। क्या बचा, इंटीग्रेशन ए डी ए। और इंटीग्रेशन ए डी ए जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ऐसे इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है, ए होता है। तो इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, फाइव ई बराबर ई कोस थीटा और इंटू ए। सिस्टम से लिखते थे इसको, फाइव ई बराबर ई ए कोस थीटा। यही आपका क्या है, फॉर्मूला। फाइव ई बराबर ई ए कोस थीटा। इसके लिए थोड़ी सी विशेषता लिख लेते हैं, इधर लगाओ साइड से, इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा, फाइव ई बराबर ई ए कोस थीटा। वो पहले देखते हैं, पहले लेते हैं फर्स्ट स्थिति, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री। यदि आपका थीटा मान कितना हो, 0 डिग्री, तो तब क्या होगा, तब जो जगह फाइव ई बराबर
ई ए कोस 0, ई ए कोस 0 और कोस 0 मान कितना होता है, कोस 0 मान कितना होता है 1, कोस 0 मान कितना होता है 1, तो फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए और गुणा कोस 0 मान कितना होता है 1, तो फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए। सेकंड स्थिति लिखते हैं। सेकंड देखिए, यदि थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, तब क्या होगा फाइव ई बराबर ई ए कोस 90 और कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 मान कितना होता है 0, तो फाइव ई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा आपका 0 होगा। यानी कोस 0 बराबर 1 और कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हुए। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, घनकोण और वैद्युत फ्लक्स। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ये थोड़े फॉर्मूले हैं, आपको वैद्युत फ्लक्स के थोड़े से याद करने हैं। मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ आपके लिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार और ये पूरा आ जाएगा। तो उम्मीद है मुझे वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, माय फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।